नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालयनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कुछ दिनों बाद मैं फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष। देश की यानी कि हमारा देश नेपाल की ताज़ा स्थिति को लेकर। यूँ तो देखिए तो 2 दिन के अंदर बहुत सारी यहाँ पर घटनाएं आई हैं। अब जैसे कई पुरानी पार्टी अब टूट के कगार पर हैं और कई नई पार्टी बन रही है। चर्चा में अभी सबसे ज़्यादा इन्हीं विषयों को लिया जा रहा है नेपाल की मीडिया में। जो कौन सी नई पार्टी बन रही है, कौन सी पुरानी पार्टी है और किस पार्टी में कितना डिवीजन हो रहा है। लेकिन फिलहाल यह जो है इसमें 2-3 दिन अवश्य लगेगा स्थिति स्पष्ट होने में। मैं आपको आज जो बात करने जा रहा हूं वह है राज्यपाल आगमन और प्रस्थान। इन दिनों राज्यपाल जो देश में 7 राज्यपाल है, वो एक ऐसा पद है जिस पद पर कई बुजुर्ग लोगों की आंख लगी रहती है कि कैसे खाली होगा और कैसे सरकार बदलेगी और उस पद पर कौन विजेता होगा। तो इसी सिलसिला में मैंने कुछ अपना हिमालयनी टीवी से उसका आरएनए टेस्ट किया और आरएनए रूटीन न्यूज एनालिसिस के तहत मैं सेलेक्ट किया हूं प्रदेश नंबर 2 के राज्यपाल का आगमन और प्रस्थान का। प्रदेश नंबर 2 के नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं श्री हरिशंकर मिश्रा के रूप में। उससे पहले वहां पर श्री राजेश अहिराज जी थे। राजेश अहिराज ने अपना 5 महीना का कार्यकाल पूरा करके कल ही वहां से विदाई ले लिया और वो अपने घर प्रस्थान कर चुके हैं। और वहीं कल ही नए राज्यपाल के रूप में श्री हरिशंकर मिश्र पधार चुके हैं और वो उनकी बहाली हो गई है। उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो अब आइए ये इसकी नियुक्ति पर कुछ हम चर्चा करें। हमारा आरएनए रिपोर्ट क्या कहता है कि नियुक्ति किस तरह हुई। तो कुछ दिन पहले जनकपुर में पुराने राज्यपाल ही राजेश अहिराज ने अपने से जाकर स्वर्गीय राम नारायण मिश्र की प्रतिमा को सफाई की थी और सफाई करके वो चर्चा में भी आए थे। वैसे पूर्व राज्यपाल हमारे राजेश अहिराज जब से गए हैं तब से अपने को चर्चा में रखा है और वो 5 महीना के कार्यकाल जो उन्होंने पूरा की है वो सही सलामत पूरा की है। भले ही उनकी नियुक्ति हुई थी केपी ओली के टाइम में, उन्होंने ही किया था, लेकिन 5 महीना का कार्यकाल उन्होंने सही सलामत अपने को पूर्ण रूप से एक्टिव रखते हुए पूरा करके कल विदाई भी ले ली। अब उन्हीं के जगह पर और खास करके जिस दिन से रामनारायण मिश्र की प्रतिमा को सफाई की गई और वो चर्चा में आए, उसी दिन से यह भी चर्चा में आ गया कि श्री रामनारायण मिश्र की मूर्ति, उनकी स्थिति ये ऐसी क्यों है। और नेपाली कांग्रेस पर प्रश्न उठने लगा कि उसके कई मंत्री बहाली हुए हैं जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में रामनारायण मिश्र की मूर्ति की सफाई की गई, वहां पर नया आदेश दिया गया और फिर ये राज्यपाल सरकार जो परिवर्तन हुआ उसमें राज्यपाल की कुर्सी पर कई निगाहें जाकर टिकी। तो राज्यपाल की नियुक्ति में हुआ यह
कि पहले भी राज्यपाल नियुक्ति कर चुके थे हमारे प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी। अब इस बार एक प्रकार से समाजवादी जनता पार्टी का ध्यान उधर था कि उनका कोई कैंडिडेट उस पर आ सकता है। इधर नेपाली कांग्रेस के भी कई लोग उस पर लगे हुए थे, लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिली है तो नेपाली कांग्रेस कुछ हावी दिखाई दिए। सबसे पहले नेपाली कांग्रेस से एक नाम शेर बहादुर देउबा जी के पास पहुंचा और वह शेर बहादुर देउबा जी उसमें अपनी मौन रूप से सहमति भी दिखा दिए थे, और वह नाम था महोत्तरी जिला के ही पूर्व नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र का। इन्होंने बड़ी गोप्य रूप से देउबा जी के पास अपना नाम भेज दिया। ये बाहर प्रचार में नहीं आया, लेकिन और देउबा जी से अपनी इनके जो थे यहाँ पर मंत्रीगण, वो लोग सहमति भी ले लिए थे। फिर दूसरा नाम जो कि बाहर पूरा चर्चा में आया, वो आया श्री हरिशंकर मिश्र जी का। कई जगह से हरिशंकर मिश्र जी का नाम आने लगा। देउबा जी के पास गया इनका भी, और लेकिन बन नहीं रहा था। आकर लोग काठमांडू में डेरा डाले हुए थे कि किस तरह नियुक्ति हो। तो हरिशंकर मिश्र थोड़ा भारी पड़ रहे थे। जब यह नेपाली कांग्रेस की जो कार्यकारिणी की यहाँ बैठक चल रही थी, ठीक उस दिन, उसके दूसरे दिन एक पलड़ा बदला। दूसरे दिन की जो बैठक थी, उस दिन नेपाली कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री विमलेन्द्र निधि थोड़ा जल्दी पहुंचे शेर बहादुर देउबा जी के पास मीटिंग शुरू होने से पहले, और जो बातचीत हुई उसमें विमलेन्द्र जी और देउबा जी की 1-to-1 बैठक हुई। जो लोग वहां देख रहे थे उसमें, और 1-to-1 बैठक के बाद में जब विमलेन्द्र जी और देउबा जी निकलते हैं, उसके बाद बहुत ही हर्षित मुद्रा में थे श्री शेर बहादुर देउबा और स्वयं विमलेन्द्र निधि। आपको जैसा कि मालूम होगा कि दोनों आगामी अधिवेशन में सभापति के उम्मीदवार हैं। तो लोगों में अंदाज लगाया गया कि भाई ये क्या बात है, क्यों उसके बाद से देख रहे हैं दोनों का रुख चेंज है। और उस चेंज में यही था, लोगों के मुंह से यही बात निकल रही थी, नहीं पक्का इन दोनों में कोई सहमति हुई है। शायद यह सहमति हुई है कि चुनाव तो दोनों लड़ेंगे, लेकिन जब तीसरे नंबर पर आ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को दूसरी बार में समर्थन करेंगे। तो हो सकता है यही बात हुई हो, यह केवल अंदाज लगाया जा सकता है। और वहीं पर जब शेर बहादुर देउबा जी निकले, उसके बाद में उनका आव भाव थोड़ा बदला हुआ था, और उनके मुंह से कहीं ना कहीं यह बात निकली कि रामनारायण जी को छोड़ा लाई क्यों 2 नंबर प्रदेश को राज्यपाल बनाऊं छ। उनसे बात लीक हुई, बहुत जगह ही यह बात गई। तो नरेंद्र मिश्रा नीचे पड़ गए, चूंकि शेर बहादुर देउबा जी के मुंह से ही यह बात आ गई। लेकिन फिर भी इस नियुक्ति में समय लगा, यानी कि विमलेन्द्र जी पूरी तरह हावी हो गए यह काम करवाने के लिए, और उनके लिए यह फायदामंद भी था, क्योंकि वे खुद चुनाव में उम्मीदवार हैं और जनकपुर के प्रतिष्ठित नेता हैं, और वो समझ रहे थे कि ये हरिशंकर मिश्र जो कि श्री रामनारायण मिश्र की, स्वर्गीय रामनारायण मिश्र के पुत्र हैं, तो उनके लड़का को करवाने से एक अच्छा माहौल बन सकता है नेपाली कांग्रेस में। और वो लगे इस पर, और लगकर अंत में शेर बहादुर देउबा जी को 2 दिन पहले जो कैबिनेट बैठी है, उस कैबिनेट में यह पास करना पड़ा कि होइन मैले आश्वासन दी सके छु और रामनारायण मिश्र जी को छोडालाई त्यसमा राख्नु छ। तो ये नेपाली कांग्रेस के पास एक है भी कि
जब भी स्वर्गीय रामनारायण मिश्र का नाम आता है तो तब नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके नाम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और है भी, चूंकि रामनारायण मिश्र का इतना बड़ा पर्सनालिटी था जो अब तक तराई में कोई व्यक्ति उसको फुलफिल नहीं कर पाया है। हरिशंकर मिश्रा का चयन हो गया, हरिशंकर मिश्रा का नाम हर जगह जाने लगा, तो लोगों में खुशहाली स्वाभाविक है होने लगी। बधाई का तांता लग गया हरिशंकर मिश्रा को। कई लोग उनके अपने संबंधी घर, गांव, जिला, हर जगह से बधाई आने लगा और दूसरे दिन शपथ ग्रहण रख दिया गया। देखिए, जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ तो शपथ ग्रहण में अब यह बात उठी कि अब इसमें पोशाक क्या होगा, भाषा क्या होगी, क्योंकि यह सब जानता था कि हरिशंकर मिश्रा हिंदी के कट्टर समर्थक हैं और वो संसद में भी जब थे तो हिंदी में बोलते थे, लेकिन यहाँ पर ये चुप रह गए। तो ये चर्चा मैं करूँगा आपको। इस पर भी जब हमारी आरएनए टीम कुछ छानबीन की तो पता चला कि देखिए ये वास्तविकता है या यह प्रचार किया गया है। दरअसल हरिशंकर मिश्रा ने यह चाहा था कि वो अपनी भाषा में शपथ लें और अपना पोशाक पहने। यह उनकी कोशिश जरूर थी, लेकिन यह हो नहीं पाया। पता चला कि यह स्वयं प्रधानमंत्री ही इस पर हावी हो गए और जैसे ही बिमला निधि ने भी प्रयास किया था, उन्होंने गृह मंत्री से कहा था कि यह पोशाक हमारा होना चाहिए और इसमें, लेकिन गृह मंत्री भी नहीं माना, बालकृष्ण खाप। और शेर बहादुर देउबा जी तो यहां तक कह दिए कि वही नहीं, यो नियुक्ति कले गरे को, यो नियुक्ति तो मैले गरेको छु, यो चल्दैन। ये शेर बहादुर देउबा जी का है। ये नेपाली कांग्रेस का जो अपना पुरानी संस्कार है उस पर आ गए हैं। अब इसे पुरानी कहे या यह नई संस्कार, अगर बीपी कोइराला रहते तो इस तरह का नहीं होता, इवन गिरजा बाबू भी रहते तो ये चीज नहीं होता, लेकिन शेर बहादुर देउबा जी ने वर्तमान परिस्थिति को देखकर हरिशंकर मिश्रा को ऐसा करने को बाध्य किया। हरिशंकर मिश्रा जी अभी भी इस चीज को लेकर नैतिक रूप में वो सामना नहीं कर सकते हैं। यह उनके लिए भी एक ऐसा बन गया है जो अंदर से उनको यह अनुभव हो रहा होगा कि भाई ये चीज उनके लायक नहीं हुआ है। तो क्या था, जैसे ही दावरा सुलवार और कुर्ता का फोटो बाहर आया तो फिर कुछ लोग जो उनके अपने ही लोग और जो भावनात्मक रूप से रामनारायण मिश्र को जानते थे वो सभी उन पर टूट पड़े। आ गया फेसबुक, सामाजिक संजाल पर छा गया। मैं आपको सामाजिक संजाल की ही एक बात करता हूं। एक उन्हीं के गांव के एक समाज सेवी, एक कार्यकर्ता है, हिंदी एक्टिविस्ट कहिए चाहे हिंदी लड़ाकू कहिए, श्री रमन कुमार पांडे, उसने एक शेयर किया और उस शेयर में उसने लिखा कि हमारे राजनीतिक गुरु, प्रथम राजनीतिक गुरु का यह पोस्ट है, इसलिए मैं यह शेयर कर रहा हूं। मैं वह पोस्ट दिखा रहा हूं आपको कि वह उस पोस्ट में क्या था। और वो पोस्ट अच्छा ही पोस्ट था। पोस्ट में संयमित ढंग से जरूर कहा गया था कि इसमें ये जो शपथ ग्रहण है यह ठीक स्वर्गीय रामनारायण मिश्र का जो इमेज है उस इमेज के खिलाफ है। यानी कि उन रमन कुमार पांडे के प्रथम राजनीतिक गुरु जो है उन्होंने साफ स्पष्ट रूप में उसमें लिखा है कि यह मोरल डिग्रेडेशन है। यानी कि सत्ता के राग ताप से यह नैतिक क्षयीकरण की बात उन्होंने उसमें उठाई है। यह उनके पोस्ट में है। और जैसे ही यह पोस्ट आया उसके बाद लोग फिर उस पर उमड़ पड़े और सभी लोग रामनारायण मिश्र को याद करने लगे।
तो मित्रों, अब यहाँ पर बात यह है कि पोशाक और भाषा, रामनारायण मिश्र को अगर देखकर हम कहते हैं तो यह वास्तव में यह उनके स्वभाव विपरीत, उनके सिद्धांत विपरीत है यह। लेकिन अभी जब यह बात सच है कि शेर बहादुर देउपा जी ने नहीं माना, या विमलेन निधि जी की भी झड़प हुई गृह मंत्री से, इन लोगों ने नहीं माना, और समय इतना कम था तो हरिशंकर मिश्रा के पास तो दूसरा रास्ता भी नहीं था। इतना त्याग तो अब है नहीं कि उस समय यह रिजाइन कर देते कि अब हम नहीं बनेंगे राज्यपाल। जैसा कि स्वर्गीय रामनारायण मिश्र ने, जब उन पर एक अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया वीरगंज अधिवेशन में, तो उन्होंने बीपी को राजीनामा इस्तीफा देकर घर चले गए और वो कह दिया कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे मिनिस्ट्री में। बाद में बीपी कोराला ने सुवर्ण जी और लोगों को भेजकर रामनारायण मिश्र को मनाया और तब रामनारायण मिश्र फिर आए। लेकिन यहाँ क्या शेर बहादुर देउपा हरिशंकर मिश्र को मनाते? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास तो कई लोग लाइन में लगे हुए थे। अगर हरिशंकर मिश्र इसमें डिले करते तो दूसरा तीसरा तुरंत आ जाता। तो वहां पर इन्होंने अपना निभाया और शपथ ग्रहण ले ली। लेकिन तब क्या है कि रामनारायण मिश्र का बेटा, स्वर्गीय रामनारायण मिश्र का बेटा, और उन्हीं के नाम पर यह लिया है, मिला है उनको राज्यपाल, तो उनके लिए यह बहुत ही असरदार बात है। चूंकि भविष्य में क्या होगा, आखिर वेदानंद झा को अभी भी लोग उदाहरण दे देते हैं, वेदानंद झा सो तुम वेदानंद झा बन गए। लेकिन वेदानंद झा का क्या था उस समय, जब तराई कांग्रेस थी और चुनाव में गए तो मधेशियों ने उनका जमानत जब्त करा दिया। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और वो चले गए पंचायती सरकार में। ठीक यह आरोप इन पर भी नहीं लगे, यह सोचने की बात है। हरिशंकर मिश्रा जनकपुर पहुंच गए हैं, लोगों का लगा हुआ है, दो तरह के लोग डिवीजन हो गए हैं। यहां तक कि कल ही मैंने एक देखा है, रामरिझन यादव जी का एक ट्वीट है, कोई किसी ने फेसबुक पर रखा है, उसने भी उन्होंने बहुत ही अप्रिय बात और लगने वाली बात रामनारायण मिश्र को लेकर रखा है। हो सकता है रामरिझन जी भले ही वो समाजवादी पार्टी के थे और कहीं उनके मन में भी ये हो कि वो कैंडिडेट रहे होंगे राज्यपाल के, इस तरह के कई लोग अभी इस बात को उछाल रहे हैं। लेकिन तब है कि अब यह देखना है हरिशंकर मिश्रा को कि आप जिस पद पर गए हैं उस पद को आप किस तरह सदुपयोग करते हैं। क्या जो अभी आपको यह क्षति हुई है शपथ ग्रहण के समय में, उसको क्या फुलफिल कर सकते हैं? और यह उन्हीं के हाथ में है। राजेश अहिराज 5 महीना ही रहे, लेकिन राजेश अहिराज में एक ही चीज उन पर कहा जा सकता है कि केपी ओली ने नियुक्त किया, लेकिन 5 महीना के दरमियान उन्होंने जो काम किया और जिस रूप से उन्होंने अपने को पेश किया 2 नंबर प्रदेश में, उसमें उनके खिलाफ और उनकी कमजोरी ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि वो ऐसी कोई कमजोरी, उन्होंने अपने को सामाजिक रूप में उतारा, शैक्षिक रूप में उतारा, कुछ न्याय के रूप में भी रखा। लेकिन 5 महीना यह तो उनको भली भांति मालूम था कि जिस पद पर वो जा रहे हैं जैसे ही सरकार बदलेगी उनको हटना पड़ेगा, और उन्होंने अपना दायित्व पूरा करके वापस आ गया। तो हरिशंकर मिश्रा जी इस क्षतिपूर्ति को कैसे पूरा कर सकते हैं, यह सोचने वाली बात है। हरिशंकर मिश्रा के लिए ही नहीं, यह पूरा नेपाली कांग्रेस के लिए भी है। जो नेपाली कांग्रेस जनकपुर में राजनीति कर रही है उसके लिए, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि तुम अपनी भाषा, अपनी पोशाक में एक राज्यपाल का शपथ ग्रहण नहीं दिलवा सके तो तुम पर लोग कैसे विश्वास करेगा। ये पूरा नेपाली कांग्रेस के लोग भी यह प्रश्न करता है। और हरिशंकर मिश्रा के लिए तो जो उनका गांव है पिपरा गांव,
थोड़ा सेंसिटिव गांव है और उस पर सभी का ध्यान भी रहता है। वहां से ये बात तो बार बार आ ही रही है, और अपने घर से भी, परिवार से भी, ये क्या हो गया, ये कैसे। लेकिन ये पोशाक ही और भाषा ही सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी उनके पास यह समय है जो कि वो इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, और यह समय बहुत बड़ा बलवान होता है। टिमटिमाती हुई दीप भी जलने लगती है, और वही चीज अभी हुआ है हरिशंकर मिश्रा के पास। आपको बता दें कि आज वह पिपरावासी जिसका बहुत योगदान है राजनीति में, तो वही पिपरा में एक समय था जब शाही सेना जाकर वहां डंडा बरसाया था पिपरावासियों पर, और आज समय है कि वही शाही सेना अंगरक्षक बनकर पिपरा में कल गया था, और अंगरक्षक बन के अब उनकी सेवा कर रहा है। तो इस समय की बात है कि यह अब आप क्या करेंगे। आपका समय, श्री हरिशंकर मिश्रा जी, आदरणीय मेरे काका श्री, आपका समय शुरू होता है अब। मित्रों, मैंने आपके समक्ष यह कुछ बातें रखी, आपको कैसा लगा आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया से खबर करेंगे। और इसके साथ ही मैं आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारा यह वीडियो देखा। आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो, और अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना से सुरक्षित रहें, मास्क लगावें, अपने को सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालयनी टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।